एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 3। उस वक़्त मेरे पेट में 5 माह का बच्चा सांस ले रहा था। उसकी पैदाइश से पहले ही मैं उसे अपने साथ वहाँ ले गई थी जहाँ उसका बाप चला गया था। ख्याल आता है कि मैं ये बच्चा हूँ और मैंने अपनी कोख से जन्म लिया है। ऐसी सोच किसी पागल के ही दिमाग में आ सकती है। मैंने कहा, मैं पागल नहीं हूँ सिकंदर। उसने पहले किसी मतानत से कहा, अगर मेरे कोख में लड़की थी तो ये मैं हूँ जिसने दूसरा जन्म लिया है, और अगर ये लड़का था तो तुम थे जिसने किसी और औरत के कोख से जन्म लिया है, और तुमने किसी दूसरी औरत के बतन से इसलिए जन्म लिया है कि मैं तुम्हारी माँ ना कहलाऊं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे गुजरे हुए उस वक़्त तक वो लम्हे याद आते हैं जब मैं मकदूनिया की इबादत गाह में देवताओं के देवता के बुत के सामने एक बूढ़े राहब के पास बैठी हुई थी। 2300 साल गुजर गए हैं, लेकिन राहब का उम्र खुर्दा और जलाली सा चेहरा मुझे इस तरह नज़र आ रहा है जिस तरह मैं तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। मैंने उसे कहा था, मुकद्दस हस्ती, मेरे लिए दुआ कर, मैं मर जाऊं, मेरी मोहब्बत ना मरे। राहब ने अपने राशागीर हाथों से मेरा चेहरा थामकर अपनी तरफ किया। उसकी बेनूर आंखों में मेरी आंखों में झांका। यकलख्त उसने मेरे चेहरे से अपने हाथ हटा लिए और यूं अपना चेहरा पीछे कर लिया जैसे उसने मेरी आंखों में कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जिसने उसे हैरान कर दिया। हाँ, उसने हाथ ऊपर करके और शहादत की उंगली मेरी आंखों की तरफ करके बुढ़ापे से लरसती हुई आवाज़ में कहा, ना तुम मरोगी, ना तुम्हारी मोहब्बत मरेगी। मैंने खुशी से बेकाबू होकर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी और मेरे खामद की उम्र बहुत लंबी है? उसने ज़रा बोझल सी आवाज़ में कहा, नहीं, तुम दोनों की उम्र ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे यूं नज़र आ रहा है जैसे ये मोहब्बत जो तुम्हारी रूह की ग़िज़ा है तुम्हें और तुम्हारे सिकंदर को एक बार फिर इस मिट्टी से उठाएगी। मैं उसकी ये बात ना समझ सकी। मीना, मैंने दबी दबी सी आवाज़ में कहा, जिस तरह तुम उसकी बात नहीं समझ सकी थी उसी तरह मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा। मैं मजबूर हूं ना सिकंदर, मीना ने कहा। मैं इस तरह बात नहीं कर सकती जिस तरह मकदूनिया के राहब ने की थी। उसने कहा था कि लोग इसी दुनिया की ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हैं और जो इस दुनिया की लज्जतों में डूब जाते हैं वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। एक वो है जिनके दिलों में एक अबदी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होता। वो दुनिया की रंगीनियों से मोहब्बत नहीं करते। उनकी मोहब्बत ज़मीन पर चलने फिरने वाले हर इंसान के लिए होती है। मैंने वो मोहब्बत तुम्हारी आंखों में देखी है। तुम्हें ये दुनिया छोड़ने का ज़रा भी अफसोस नहीं होगा। एक ताकत है जो तुम्हें फिर इस मिट्टी से उठाएगी। गुनहगारों को मत देख कि वो ऐश करते हैं। तुम जानती हो कि सिकंदर के बाप फेलकोस को सिकंदर की माँ ओलंपियास ने अपने एक गुलाम से कत्ल करवाया था। अब देख, ओलंपियास जो मलका थी अब कहाँ है? ये उस वक़्त की बात है जब तुम कहीं हमला करने गए हुए थे। सिकंदर आज़म सारी दुनिया को फतेह करना चाहता था। राहब ने ये बातें की तो मेरे दिल पर बड़ा सख्त बोझ पड़ गया। 2-3 रोज़ बाद ही मुझे तुम्हारी मौत की इतला मिली और मैंने तुम्हारी तलवार से अपने आप को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। तुम भी सोचो सिकंदर, कहाँ है वो सिकंदर आज़म
जो सारी दुनिया को फतह करने निकला था, उसे अपने इस इरादे से ही मोहब्बत थी। उसके दिल में किसी इंसान का प्यार ना था। वो खाली हाथ इस दुनिया से गया। लेकिन मीना, मैंने उससे पूछा, तुम ये बातें मुझे क्यों सुना रही हो? क्या तुमने मुझसे पूछा नहीं था कि हमारी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? मीना ने कहा, मैं आज तुम्हें मोहब्बत के अंजाम पर लाई हूं। पहली मुलाकात याद करो, जब हम दोनों 2 साल पहले इत्तफाकिया एक दूसरे के सामने आ गए थे। हमने एक दूसरे को इससे पहले कभी नहीं देखा था। सच बताओ सिकंदर, क्या तुमने महसूस नहीं किया था कि तुम मुझे पहले भी कहीं मिल चुके हो और हम एक दूसरे को जानते हैं? हाँ मीना, मैंने कहा, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे यूं लगा था जैसे हम एक ही माँ के बतन से पैदा हुए हों। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए थे, मीना ने कहा, और ऐसी ही मुस्कुराहट मेरे होंठों पर भी आ गई थी। ऐसा क्यों हुआ था सिकंदर? इसलिए कि जन्म जन्म के साथियों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। फर्क सिर्फ ये था कि तुमने ये दूसरा जन्म मुझसे 3-4 साल बाद लिया। तुम मेरे सिकंदर हो, खामद हो। हमारी मोहब्बत पहले ही अंजाम को पहुंच चुकी है। मुझ पर खामोशी सी तारी हो गई। मीना ने मुझे अलफ लैला की कहानी सुना दी थी, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसे झुठलाता। मैं एतराफ़ करता हूँ कि उसने 2300 साल पहले का जो मंजर लफ्ज़ों में मुझे दिखाया था, वो मेरा तसव्वुर बन गया, और मैं तसव्वुर ही तसव्वुर में 23 सदियाँ पीछे चला गया। बहुत हसीन तसव्वुर था। मैं देख रहा हूँ कि मेरे घोड़े से उतर रहा हूँ। मीना दौड़ती आ रही है और मेरे साथ लिपट जाती है। मैं अपने जिस्म में उसके जिस्म की हरारत और अपने गालों पर उसके सांसों की तपश महसूस कर रहा हूँ। मीना ने मुझे इस तरह अपने बाजुओं में ले रखा है जैसे उसका वजूद मेरे वजूद में समा जाने की कोशिश कर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता एक धुंध सी छाने लगी जो तारीक हुई और फौरन ही तारीकी छट गई। मैंने अपने आप को उसी गार में मीना के बाजुओं के शिकंजे में पाया। मैं अपने जिस्म में उसके जिस्म की हरारत महसूस कर रहा था। उसकी सांसें मेरे सांसों से टकरा रही थी। उसकी आंखों में खमार था और उसके गालों पर सुर्खी सी आ गई थी। तुम मेरे खामद हो सिकंदर, मीना ने मखमूर आवाज में कहा। 2300 साल बाद यह हमारी पहली मुलाकात है। मैं इस मुलाकात को शबे अरूसी का रंग दूंगी। याद करो, उस रात को याद करो। नहीं मीना, मैंने उखड़ी हुई सी आवाज में कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी खूबसूरत मोहब्बत को नापाक नहीं होने दूंगा। जिस मोहब्बत ने मुझे जिंदगी दी है, उस मोहब्बत को मैं ऐसी मौत नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी माँ का तकद्दुस देना चाहता हूँ। ओ पागल लड़के, मीना ने कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। 20-21 बरस तो कुल तुम मेरी उम्र है। वो मुझे झंझोड़ रही थी। मैंने अपने आप को उसके बाजुओं से आज़ाद करा लिया। मुझ पर एक दौरे की किसी कफियत तारी होती जा रही थी। मेरा दम घुटने लगा। मैं उठने लगा तो 2 बड़े खूबसूरत बाजुओं ने मुझे फिर जकड़ लिया। मैं आखिर मर्द था। मेरे बाजुओं में औरत से ज़्यादा ताकत थी। मैंने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर धक्का दिया। मुझे तो जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मुझे उसके गिरने की धमक सुनाई दी। वो जब उठी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे दिल की धड़कनें रुक गई हों। वो मीना नहीं थी, वो उसी जैसी खूबसूरत और दिलकश कोई और लड़की थी। मैंने दाएं बाएं और ऊपर नीचे देखा। वो था तो कमरा, लेकिन वो गार का कमरा नहीं था। मैं पलंग पर पड़ा था। बड़ा नरमो गदाज बिस्तर था। कमरा सजा हुआ था जैसे अमीर शहरियों के कमरे होते हैं। मीना, मैंने घबराई हुई आवाज में मीना को पुकारा। कौन मीना? मेरे सामने जो लड़की खड़ी थी उसने पूछा। मीना कहाँ हो? मैंने उस औरत की बात सुनी अनसुनी करते हुए मीना को फिर पुकारा।
चलो यही बता दो, मीना कौन है? उस लड़की ने मेरे पास बैठकर और एक बाजू मेरे गले में डालते हुए कहा, बताओ वो कौन है? तुम क्यों पूछती हो? तुम शायद ख्वाब देख रहे थे, उसने कहा और मुझे लिटाते हुए मेरे पास नीम दराज होकर बोली, चलो लेटो, मालूम नहीं मुझसे डरते क्यों हो। वो मेरे साथ लगकर लिपट गई। मैं ऊपर से फेंकी हुई गेंद की तरह उछलकर बिस्तर से निकला और फर्श पर खड़ा हो गया। वो उठ बैठी और हंस दी। पगले सिकंदर, उसने मीना जैसी मखमूर आवाज में कहा, मेरा निकाह तेरे बाप के साथ पढ़ाया गया है, लेकिन मैं तुझे चाहती हूँ। क्या तू देख नहीं रहा कि मैं तेरी मोहब्बत में कितनी बेताब रहती हूँ? तुम मेरी माँ हो, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा और उसके साथ ही मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा, अपने कमरे में चली जाओ, तुमने फिर ऐसी हरकत की तो मैं अब्बा जान को बता दूंगा। ऐसी गलती ना करना सिकंदर, उसने कहा। वो तेरी नहीं मेरी मानेगा। मैंने उसे इतना ही कहा कि रात को आपकी गैर हाजिरी में सिकंदर मेरे पलंग पर चढ़ आया था, तो वो उससे आगे कुछ नहीं सुनेगा। तुम्हारी हड्डी पिसली एक कर देगा। क्या तुम देख नहीं रहे कि वो किस तरह मेरी उंगलियों पर नाचता है? अब्बा जान नहीं सुनेंगे तो मैं औरों को सुनाऊंगा। मैंने कहा, मेरी सुनने वाले और बहुत हैं। वो हंस पड़ी और कुछ देर हंसती ही रही। मालूम होता है तुम्हारा जहन बड़ा गंदा है, उसने हंसते हंसते कहा। नौजवान होना, मैं तुम्हें देखने आती थी। तुम ख्वाब में मीना मीना पुकार रहे थे। मैं जब तुम्हारे पास बैठी तो तुमने लेटे लेटे मुझे अपने बाजुओं में ले लिया। मैंने इस ख्याल से तुम्हें अपने साथ लगा लिया कि तुम शायद ख्वाब में डर रहे हो। मैंने उसकी बात को फौरन कबूल कर लिया। आज जब मेरा जहन पुख्ता, पुराना और जहांदीदा हो गया है, तो मैं अपनी उस वक़्त की जहनी कैफियत को सोचता हूँ तो याद आता है कि मैं भी अपने आप को ये फरेब देना चाहता था कि मेरी इस जवान साल सौतेली माँ ने जो हरकत की है उसका मतलब वो नहीं था जो मैं समझा था। क्या तुम ख्वाब में किसी मीना को देख रहे थे? उसने पूछा। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मैंने ख्वाब में क्या देखा था। मैंने कहा, मुझे इतना पता है कि ख्वाब डरावना नहीं था। तुम जाओ, अब मैं सो जाऊंगा। वो पलंग से उठी, मैं लेट गया। उसने मेरे माथे पर हाथ फेरा और सगी माँओं की तरह सो जाओ कहकर चली गई। ये मेरी सौतेली माँ थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं सोया हुआ नहीं था और मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। ये रात का पहला पहर था। मैं सोने के लिए लेट गया था। मुझे नींद ज़रा देर से आया करती थी। मीना और वो माहौल जहां मुझे मीना ले गई थी वो ख्वाब भी नहीं था और वो मेरा अपना तख्लीक किया हुआ तसव्वुर भी नहीं था। मुझे आज भी मीना के जिस्म की बू याद है। नदी के शिफाफ पानी में तैरती हुई मछलियाँ और उनके नीचे पड़ी हुई लाश मुझे याद है। मैं मीना को छू सकता था। उसका जिस्म ही ऐसा था जैसे हर इंसान का जिस्म होता है। शायद मैं आपको अच्छी तरह बता नहीं सका कि वो क्या था। मैं बता देता हूँ कि अगर आप उसे समझ सकते हैं तो अपने आप को समझा लें। मैं आपको अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। इससे पहले ये सुन लें कि यह हसीन और बड़ी दिलकश लड़की जो मेरी सौतेली माँ बनी थी वो किस तरह मेरी माँ की जगह आई थी। मैंने एक पगली का जिक्र किया था। मेरी माँ ने मुझे उसके सामने करके उससे मेरी किस्मत पूछी थी। पगली ने मेरी किस्मत की जो पेशगोई की थी उससे मेरे अब्बा जान को गुस्सा आ गया था। पगली ने मेरी माँ से कहा था, तू कुछ नहीं देख सकेगी, जो देखेगा ये बच्चा देखेगा। जो अंधेरे में चले जाते हैं उन्हें क्या नज़र आता है। पगली की ये पेशगोई जल्द ही पूरी हो गई। मेरी माँ कुछ रोज़ बीमार रहकर उस अंधेरे में चली गई जहाँ वो नहीं देख सकती कि उसका अकलौता बच्चा दुनिया में क्या देखेगा। दुनिया तो मेरी भी अंधेर हो गई थी, लेकिन मेरे बाप ने और एक खाला ने मुझे सीने से लगा लिया, मगर माँ के सीने का नामुल बदल कोई नहीं हो सकता। मेरा बाप जवान तो नहीं था,
लेकिन किसी ने उसे एक जवान और बड़ी ही खूबसूरत लड़की की झलक दिखाकर जवान कर दिया। मेरे बाप के सर के आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे। ये लड़की, जिसका नाम शहनाज था और मेरा बाप जिसे नाजी कहता था, हमारे शहर के किसी और मोहल्ले की रहने वाली थी। मैंने ये बातें 2-3 औरतों से उस वक़्त सुनी जब मेरी उम्र 12-13 साल हो गई। जब मेरी माँ फौत हुई उस वक़्त मैं यही कोई 6-7 साल का था। मैंने सुना कि कुछ लोगों ने मेरे बाप को उस शादी से रोका। रोकने की वजह यह नहीं कि मेरा बाप बूढ़ा था और एक नौखेज़ लड़की के साथ शादी कर रहा था, बल्कि मुझे असल वजह यह बताई गई कि लड़की का ख़ानदान मशकूक है। उस ख़ानदान के कुछ लोग देहात में या कहीं और भी रहते थे। उनका आना जाना उनके यहाँ लगा रहता। बाज़ लोग तो साफ अल्फाज में कहते कि ये लोग दरे पर्दा मुजरम से लोग हैं। इनकी कुछ खुफिया सरगर्मियाँ थी जिन्हें लोग मुजरमाना सरगर्मियाँ कहते हैं। बड़े खुशहाल लोग थे। उस ख़ानदान के आदमियों का उठना बैठना बड़े अच्छे लोगों के साथ था, जिनमें पुलिस के अफसर भी शामिल थे। शहनाज, जैसा कि मैंने बताया, बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी उम्र 20 साल के लगभग हो गई थी, लेकिन उसका रिश्ता मांगने उनके यहाँ कोई नहीं जाता था। उस ज़माने में मुसलमानों के यहाँ पर्दे की बड़ी सख्त पाबंदी थी, लेकिन इस ख़ानदान की औरतें इस पाबंदी से आज़ाद थीं। मेरे बाप को उस ख़ानदान ने ऐसा घेरा कि उसने अपने करीबी लोगों को नाराज़ करके शहनाज के साथ शादी कर ली। मैंने जिस रात का वाक़या सुनाया है, उस रात तक शहनाज 23-24 साल की हो चुकी थी और उसने मुझे ठीक कहा था कि मेरा बाप उसकी उंगलियों पर नाचता है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मेरा बाप खासा अमीर आदमी था। उसका काम ऐसा था कि उसे सारे दिन तो हर रोज़ घर से बाहर रहना पड़ता। कभी कभी वो 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता। मैंने कई बार देखा कि 2-3 आदमी बारी बारी अकेले अकेले शहनाज के पास आया करते। शहनाज ने मुझे बताया करती कि ये मेरे चचा हैं, ये मेरे मामू, ये मेरे ताया हैं। और अगर कोई जवान सा आदमी आ जाता तो वह मुझे बताती कि ये देहात में रहने वाले मेरे चचाजाद मामूजाद भाई हैं। ये लोग अमूमन उस वक़्त आया करते जब मेरा बाप घर से गैर हाज़िर होता। जो कोई भी आता वो शहनाज के साथ अलग थलग ज़रूर बैठता था। कहते हैं कि सौतेली माएँ सौतेले बच्चों पर बड़ा जुल्म करती हैं, लेकिन यहाँ मामला उलट था। शहनाज मेरे साथ मेरी मरी हुई माँ जैसा प्यार करती। अब मैं जवान हो गया था तो भी उसका प्यार वैसा ही था जैसा मेरे बचपन में होता था। उसके प्यार में मैंने एक शक किया था। उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं अब बच्चा नहीं, नौजवान था। मैं उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। अपने बाप के ख़िलाफ़ ये कह सकता हूँ कि उसने मेरा भी प्यार शहनाज को दे दिया था। मैं सिर्फ प्यार की महरूमी महसूस करता था। इसके अलावा मुझे कोई महरूमी और कोई तंगी नहीं थी। मेरी जेब में हर वक्त खासे पैसे रहते। शहनाज मेरे लिए अच्छे से अच्छे कपड़े सिलवाती। मेरे जवान होने तक शहनाज में बच्चा पैदा करने के कोई आसार नज़र ना आए। मेरा ख्याल है कि मेरा बाप इस काबिल रहा ही नहीं था। वो शहनाज के आगे झुका झुका सा रहता। शहनाज की माँ तो अक्सर हमारे यहाँ आती रहती। माँ मेरे साथ शहनाज से बढ़कर प्यार करती थी। उस रात जब मैंने शहनाज को अपने पलंग से उठाया था, मुझे उस पर यह गुस्सा भी था कि उसकी वजह से मीना गायब हो गई थी। आप भी कहते होंगे कि मैंने मीना को ख्वाब में देखा था। नहीं, मैं ये बता चुका हूँ कि मैं जाग रहा था। मीना मुझे पहली बार तो नहीं मिली थी, अलबत्ता उस रोज़ वो मुझे पहली बार उस गार में ले गई थी। ये मेरा तसव्वुर भी नहीं था, ये बेदारी का ख्वाब भी नहीं था। लोग बेदारी में भी ख्वाब देखते रहते हैं जो तसव्वुर ही होते हैं, लेकिन मीना मेरी बेदारी का ख्वाब भी नहीं थी। मैं फिर उस पागल औरत का जिक्र करूँगा। उसने मेरे अब्बा जान को देखकर कहा था
کہ یہ شخص راستہ بھول جائے گا اور جس راستے پر چلے گا وہ راستہ بھی اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جائے گا۔ اس نے میرے باپ کو یہ بھی کہا تھا، بے سمجھ انسان، پیسے سے تو قسمت کو لگام نہیں ڈال سکتا، پیسہ ہی تجھے راہ سے بے راہ کرے گا۔ مجذوب اور انتہائی غلیظ پگلی کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی۔ میرے ابا جان راستہ بھول گئے تھے۔ پگلی نے میری آنکھوں میں دیکھا تھا اور اس نے حیران ہو کر میری ماں سے پوچھا تھا، اس بچے کو کہاں سے لائی ہو؟ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بچے کی آنکھوں میں وہ طاقت ہے کہ جنات اور پریاں اس کے آگے سجدہ کریں گے، لیکن یہ آگ میں سے گزر کر وہاں تک پہنچے گا۔ میں آگ سے گزر رہا تھا۔ ماں کے مرتے ہی میرا یہ سفر شروع ہو گیا تھا۔ میں ماں کی یاد میں جلتا رہتا۔ سوتیلی ماں کا پیار اس آگ کو سرد نہیں کر سکتا تھا۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ میرا گھر، میرا محلہ اور دنیا کی ہر چیز مجھے ڈراؤنے خواب کی طرح نظر آتی۔ پھر یہ دنیا میرے لیے ایک بھیانک تصور بن گئی۔ اگر مجھ میں واقعی کوئی ایسی طاقت تھی جو جنات اور پریوں کو اپنے آگے سجدے میں گرا سکتی تو وہ بیدار ہو گئی تھی اور اس نے مینا کو میرے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی کوئی بافوق الفطرت طاقت مینا میں تھی جس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ میں مینا کے پاس کس طرح چلا جاتا تھا اور وہ کس طرح میرے پاس آ جاتی۔ میں اس کے متعلق بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اور مینا واقعی پہلے جنم میں میاں بیوی تھے یا نہیں۔ جو کچھ بھی تھا وہ ایک راز تھا اور میں اس راز کو سمجھنے سے قاصر۔ اپنے متعلق میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ عورت کے جسم کے ساتھ مجھے صرف یہ دلچسپی تھی کہ میری ماں کا جسم ہی ایسا تھا۔ عورت کے متعلق میرا ذہن کوئی اور تصور قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ اس رات شہناز مجھے پلنگ پر لٹا کر چلی گئی تو میں باقی رات سو نہ سکا۔ میں رویا بھی تھا۔ میں اپنے لیے ایک معمہ بنتا جا رہا ہوں۔ صبح کا اجالا نکھر رہا تھا جب میں بستر سے نکلا۔ ذہن میں یہی ایک خیال تھا کہ ماں کی قبر پر جاؤں گا، وہاں مجھے تسکین سی مل جاتی۔ کمرے سے نکلنے کے لیے میں چلا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میری سوتیلی ماں آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے بازوں میں لے کر ساتھ لگا لیا۔ 16 سال کی عمر میں میرا قد اس سے 1-2 انچ اوپر ہو گیا تھا۔ قد کاٹ اس کا بھی کھڑا اور نہایت موزوں تھا۔ اس زمانے میں قد بت ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ چہرے جن کے حسین نہیں ہوتے ان میں تندرستی اور صحت مندی کی دلکشی ہوتی تھی۔ رات تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے میری بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ شادی کرا دوں تیری؟ اتنی جلدی؟ بے وقوف، اس نے مجھے اور زیادہ اپنے ساتھ لگائے ہوئے کہا۔ تو اپنی عمر میں سے زیادہ جوان ہو گیا ہے۔ مینا سے شادی کرا دوں گی، لیکن وہ ہے کون؟ ہندوؤں کی لڑکی ہے۔ معلوم نہیں وہ لڑکی کون ہے، میں نے کہا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کہوں، شہناز کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ میری عمر کیا تھی اور میں ماں کے غم کا مارا ہوا تھا۔ ایک عمر کچی اور دوسرے دل دکھی اور پیار کا پیاسا۔ میں عقل مندی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ شہناز نے مجھے پلنگ پر بٹھا لیا اور خود بھی پلنگ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اپنی گود میں گرا لیا۔ مجھے ماں کی گود کا سکون اور گداز ملا۔ یہی میری کمزوری تھی۔ شہناز پہلی بار پیار کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ سچ پوچھئے تو اس نے مجھے پیار کی محرومی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ فرق یہ تھا کہ وہ میری ماں نہیں تھی۔ اس کے پیار کا جادو چل گیا اور میں نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ مینا کون ہے اور وہ مجھے کیسے اور کہاں ملتی ہے۔ میرا باپ 3-4 دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں شہناز اور میں اکیلے تھے۔ وہ بھی فارغ تھی، میں بھی فارغ۔ میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا۔ سکندر، شہناز نے میری ساری بات سن کر کہا، تمہاری یہ حالت ٹھیک نہیں۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ تم
गुम सुम बैठे हुए होते हो, और मैंने ये भी देखा है कि तुम मुस्कुरा रहे हो, और मैंने तुम्हें अपने आप से बातें करते भी देखा है। मैंने पहले तवज्जो नहीं दी थी, अब तुमने मीना और उसकी मुलाकातों के मुतल्लिक बताया है तो मुझे ख्याल आया है कि तुम उन्हीं तस्वुरों में गुम हो जाते हो। लेकिन खाला, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और हंस पड़ी। हंसने वाली बात हो ना हो, वो हंसती जरूर थी।